बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से भी आपको खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम काफ़ी कुछ गर्मा गर्म और कुछ मज़ेदार खबरें लेके आपके साथ शामिल हुए हैं। सबसे पहली खबर को ये बताऊं कि आज जो पीटीआई है उसके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है थोड़ा सा। उनकी पंजाब में जो एक शामिल थे, प्राइस कमेटी के चेयरमैन भी थे, खुरम लगारी सरदार, अच्छा। उन्होंने पीटीआई से रिज़ाइन कर दिया। ये आज़ाद जीत के मुजफ्फरगढ़ से शामिल हुए थे पीटीआई में, और उसके बाद उनका कहना यह है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वजूहात बताएंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने पीटीआई से रुकनीत से रिज़ाइन किया है। और वो कहते हैं कि उनके साथ 5 और लोग भी शामिल होंगे। ये खबर ऐसी खबर है जो थोड़ी सी फिक्र की सबको हिला देने वाली खबर है। सबसे पहले सेनेट के इलेक्शन सेनेट में तो अभी बड़ी जोड़ तोड़ होनी है। उससे पहले हमने पीडीएम के मामले में भी देखा कि मिलना मिलाना खुफिया तौर पर चल ही रहा था। अब एक और खबर जो रऊफ साहब ने दे दी है। इसके अलावा अब आपको ये बता दें कि एक और ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन, जो गुज़िश्ता रोज उनकी जानिब से मुजाहिरा किया गया और उन्होंने फिर मार्च भी कर दिया पार्लियामेंट हाउस की जानिब, जिस पर पुलिस और रेंजर्स को वहाँ पर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने फिर शेलिंग भी की और गिरफ्तार भी किया कुछ मुजाहिरीन को। फिर रात में कहीं ये उनकी जानिब से बयान आया है इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से कि तमाम सूरत हाल को कंट्रोल में कर लिया गया है और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हरमीत, ऐसे ही है ना, मुज़ाकरात के बारे यही कहा गया ना कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और आज दोपहर को ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। 2 बजे किया जाए। जी हरमीत। जी बिल्कुल, हाँ मुनीज़े, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। और इससे कबल हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि डी चौक में वो बैठे हुए हैं। जिस तरह उन्होंने पार्लियामान की तरफ एहतजाज के का जो रुख था वहाँ पे, जिस तरह कल एक मंजर पेश है, एक जंग का मंजर था, जिस तरह हालात थे वहाँ पे। हाँ, लेकिन अब ये देखना है, क्योंकि वो कहते हैं कि जितने भी एहतजाज में जो लोग शरीक हैं उनका कहना ये है कि भाई जब तक रिटन फॉर्म में वादे तो हमसे पिछले गुज़िश्ता 1 साल से किए जा रहे हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में कोई चीज़ नहीं मिल जाती। बाकी भी मेरे ख्याल में इनके मुतालबात जो है, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। और वहाँ पे अगर आप देखें डी चौक की हालत, तो कल जिस तरह शेलिंग हुई, हमारे एक रिपोर्टर भी है, ब्यूरो चीफ साहब भी उधर थे, लेकिन हमारे एक रिपोर्टर भी जख्मी उसमें हुए थे। तो जिस तरह हालात थे वहाँ पे, जो मंजर था, यकीनन एक मैदान जंग बना हुआ था। और अभी भी वहाँ पर है, उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनको ऑन बोर्ड। सलमान, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप इस वक्त सेक्रेटरिएट के बाहर खड़े हैं, आपसे ही जान लेते हैं कि ताज़ा तरीन क्या मनाजिर हैं। रेंजर्स कल भी थे, पुलिस भी थी, तो आज क्या रेंजर्स और पुलिस दोनों वहां पर मौजूद हैं और मुजाहिरीन हैं भी या नहीं है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं पाक सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हूँ। जो कल वाली सूरत हाल थी, कल तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था, लेकिन आज जो है ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि रात को जो वजारत दाखिला की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि मुज़ाकरात हुकूमत की और एहतजाज करने वाले मुलाजमीन हैं उनके कामयाब हो चुके हैं, और आज 2 बजे इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। आज अगर हम सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त पाक सेक्रेटेरिएट के दरवाजे जो हैं कल की तरह बंद हैं, लेकिन कल वाला माहौल नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो भी जारी है, और जो मुलाजमीन जो कि कल से पाक सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं, और वक्फे से उनकी जानिब से नारेबाजी जो है वो की जा रही है। कल यहाँ पर पुलिस के साथ बैकअप के लिए रेंजर्स के ट्रुप्स जो हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस है। इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ हैं, प्रिजनर वैन्स जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ और जो आंसू गैस फायर करने वाली गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कल की तरह की टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है। होपफुली ये मामला जो है आज दोपहर 2 बजे तक डिफ्यूज़ जो है वो हो जाएगा। लेकिन इसमें लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पहले भी ये बातचीत जो है वो होती रही है। ठीक है सलमान। और मुलाजमीन की जानिब से मुज़ाकरात कई बार किए गए हुकूमत के साथ, लेकिन ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ पाया, और पहले भी 2-3 बार मुजाहिरीन जो हैं काम छोड़कर सरकारी मुलाजमीन के ब्लॉक से और कोसार ब्लॉक से बाहर आते हैं और एहतजाज करते हैं। फिर उनको हुकूमत की तरफ से बातचीत की जाती है और वो वापस जाते हैं काम करने। लेकिन कल ये मामला जो है वो अचानक जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया, मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो हमने देखा कि सूरत हाल जो है वो यहाँ पर बेकाबू हमें दिखाई दी। लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि साहब हम देख रहे हैं कि हुकूमत तकरीबन जो है वो 40 अरब रुपए का फंड भी इनके लिए मख्तस किया गया, और साथ साथ ऐलानात ये भी किए गए थे कि हमने 40% की तनख्वाहें जो हैं वो हम बढ़ाएंगे, और वादे तो किए गए थे। लेकिन अब बेसिक इनके क्या मुतालिबात है, क्योंकि हुकूमत तो 40% तक की बात कर रही है, लेकिन जो ये वर्कर हैं ये क्या कह रहे हैं, ये क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से?
जी बेसिक इनका सबसे इम्पोर्टेंट मुतालबा यही है, पे स्ट्रक्चर में तब्दीली का है। उनका ये कहना है कि वफाकी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं दीगर सूबों के साथ और दीगर वफाकी जो महकमे हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर डिस्पैरिटी है। कुछ महकमों की तनख्वाहें जो हैं कम हैं, कुछ महकमों की तनख्वाहें जो हैं वो ज़्यादा हैं। डिस्पैरिटी को दूर किया जाए और जो मौजूदा महंगाई है या इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो इनकी तनख्वाहों के अंदर भी इजाफा किया जाए और इसके साथ ही जो पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मराहत हैं उनके हवाले से भी बात की जा रही है। इब्तिदा में ये मुतालबा तो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का था, लेकिन इस वक्त जो कल सूरत हाल सामने आई उसमें ये बात की जा रही थी कि बिला तखसीस जो है तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएँ मौजूदा इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए। और जो कैबिनेट की जानिब से मंजूरी दी गई थी 40% इंक्रीज़ की, उसको मुलाजमीन ने मुस्तरद कर दिया था और उनका कहना था कि ये इंक्रीज़ जो है वो बेसिक सैलरी पे दिया जा रहा है, उनको इंक्रीज या इंक्रीमेंट जो है वो एवरेज सैलरीज़ के ऊपर चाहिए। तो आज जब मुज़ाकरात के बाद मुआहदे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा तो उसी के अंदर ऐलान किया जाएगा कि क्या क्या मुतालबात जो है वो माने गए हैं, किन किन शराइत को हुकूमत की जानिब से तस्लीम किया गया है और किन किन उमूर के ऊपर जो मुजाहिरीन हैं या एहतजाजी मुलाजमीन हैं वो बैकफुट पर गए हैं या उन्होंने अपनी पसपाई जो है वो इख्तियार की। बेसिक चीज़ जो है आज ऐलान जो है मुआहदे का 2 बजे होगा, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें तय पाई हैं, तयशुदा उमूर हैं, वो सामने आएंगे। जी अच्छा सलमान, बात असल में यह है कि अभी भी आप देखें तो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट 40% कहती है, वो बेसिक सैलरी के ऊपर कहती है। ये कह रहे हैं कि वो अगर लगाएंगे तो फिर 20% का इंक्रीज़ हमें मिलेगा, जो काफ़ी नहीं है। इसमें कोई उम्मीद है आपकी कि कोई ऐसे लाया अमल हो जाए जिसके ऊपर दोनों एग्री कर दें? कल तो सूरत हाल ये थी कि कल के हवाले से भी कहें कि रबर बुलेट्स तक चलाई गई, टीयर गैसिंग बहुत ज़्यादा हुई, बहुत शिद्दत आ गई, मतलब उसके अंदर बिल्कुल मैदान जंग जिसको कहते हैं, ऐसी सूरत हाल थी। अब ये बैठे हुए वहाँ पे, अगर फ़र्ज़ किया इनकी बात पूरी की पूरी नहीं मानी जाती तो क्या ये फिर यही कह रहे हैं कि हम उसी तरह की सूरत हाल में जाएंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल तो ऐसी ही थी कल गुज़िश्ता रोज़, लेकिन जो हुकूमत होती है बिलाशुबा वो रियासत की नुमाइंदा होती है और रियासत जो है वो हम तसव्वुर करते हैं या हम सोचते हैं कि उसको माँ जैसा या बड़ों का किरदार जो है एटलीस्ट अदा करना चाहिए। तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि कोई दरमियानी रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों जानिब से अगर एक्सट्रीम मौक़िफ़ इख्तियार किया गया या अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे, आगे पीछे होने को तैयार ना हुए, तो डेफिनेटली सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग तो शायद ये समझ रहे हैं कि कल का इंसिडेंट जो है वो शायद अचानक हो गया। अचानक नहीं हुआ, इससे पहले भी तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल से ये मामलात जो है वो चल चुके हैं, चल रहे हैं और तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मुलाजमीन थे, एहतजाजी मुलाजमीन जो कि पाक सेक्रेटेरिएट के अंदर काम करते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स जो है ये लोग एहतजाज करते हुए यहाँ पर सड़कों पर आके बैठे और उनको हुकूमत की जानिब से मनाया गया। मुशीर ख़जाना इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और उनको यकीन दिलाया गया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो कर लिया जाएगा। कल जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात थी, उनका ये कहना था कि मुलाजमीन की जानिब से जो रेज़ की बात की जा रही है वो एवरेज सैलरीज़ के ऊपर की जा रही है, जबकि हुकूमत उनको बेसिक सैलरी के ऊपर रेज़ देना चाहती है। तो ये तवक्को यही है, शेख रशीद साहब का भी ये कहना था कि कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकल आएगा। तो आज हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि वो दरमियानी रास्ता जो है वो निकल आए, सलमान कि दरमियानी रास्ता निकलेगा। लेकिन जब वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि टर्म वो सेटलमेंट हो गई है और आज वो ऐलान कर देंगे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कोई तय पाई हैं या ये मीनवाइल 24 आवर्स में तय पानी है? अब बिल्कुल कल रात को मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया गया था, जिसमें जो मुजाहिरीन की जो सबसे बड़ी लेबर यूनियन है ऑल पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस, उसके रहनुमा बाजवा साहब हैं, वो मौजूद थे। 3 वफाकी वज़रा मौजूद थे, वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक मौजूद थे, शेख रशीद मौजूद थे, अली मोहम्मद मौजूद थे, वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर। तो इन तीनों के साथ मुज़ाकरात हुए और तीनों यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत की हम कह सकते हैं कि ऑथोराइज शख्सियात हैं, मोतबर शख्सियात हैं और तीनों के साथ अगर मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया गया, तो डेफिनेटली हमें यही तवक्को रखनी चाहिए कि मामला जो है वो तय पा गए हैं। और आज जब 2 बजे ऐलान किया जाएगा, हमें 2 बजे तक का इंतज़ार करना होगा ताकि हम देख सकें कि क्या क्या उमूर तय पाए हैं और कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर मुजाहिरीन जो हैं वो कुछ दो की बुनियाद के ऊपर अब पीछे हटने को तैयार हो जाए। क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ पाक सेक्रेटेरिएट में अगर हम दिखा सकें जो गेट्स हैं वहाँ पर मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, गेट इस वक्त बंद है पाक सेक्रेटेरिएट का और काम जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर हुकूमत
पाकिस्तान का हम कह सकते हैं कि ये नर्व सेंटर है, ये पाक सेक्रेटेरिएट। यहाँ पर बहुत सारी वजारतों के दफातर कायम है और बहुत सारी जो डिवीजन्स हैं वो दफातर उनके कायम है, और मुजाहिरीन की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल का भी ऐलान किया गया था। तो तवक्को यही रखनी चाहिए कि सूरत हाल मज़ीद ना बिगड़े और ये हड़ताल का मामला जो है वो ख़त्म हो और काम जो है वो शुरू हो। सलमान साहब, अगर हम देखें तो वहाँ पे कल जिस तरह जो है कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद लोग गिरफ्तार हुए थे, तो क्या उनकी कोई रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से रात को यही बताया गया था कि मुज़ाकरात में यही बात तय पाई है कि जिन लोगों को, जिन रहनुमाओं को, यूनियन लीडर्स को गिरफ़्तार किया गया उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। तो तवक्को यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद या तो उनकी रिहाई अमल में आ गई होगी या बहुत सारे लोगों को मरहलावार जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। तो रिहाई के हवाले से किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, हुकूमत भी इस बात पर एग्री थी और मुजाहिरीन भी इस बात पर खुश थे कि जो गिरफ़्तार हुए उनके लीडर्स उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। अच्छा सलमान, ये बताओ कि इसके नतीजे में जो हुकूमत के ख़जाने के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि ये इंश्योर करेंगे कि सूबाई इलाकों में जाके वहाँ पे भी देखें कि इंश्योर हुआ है। ये एक सिलसिला है, जब यहाँ से होगा तो फिर बाकी सूबों के लोग जो हैं वो भी कहेंगे, अगर उनकी डिमांड्स में और इजाफा होता है तो ये एक सिलसिला ना चल पड़े कहीं। इसका ख़तरा तो नहीं है कि ये सिलसिला चलेगा, फिर बाकी इलाकों के लोग भी कहेंगे, इसी तरह की डिमांड्स लेके आएंगे, तो क्या हुकूमत उसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल, ये सिलसिला चल पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे मुलाजमीन हैं, आपने देखा होगा कि वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक जो हैं इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और वो इन्वॉल्व इसलिए थे कि उनका KP से ताल्लुक़ है, और जो बहुत बड़ी तादाद मुलाजमीन की यहाँ पर एहतजाज में मौजूद थी, जो कि पाक सेक्रेटेरिएट तो नहीं पहुँच सकी, लेकिन D चौक में या 26 नंबर चुंगी जो कि इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जो कि धरना दिए बैठे हैं। उनका ताल्लुक़ जो है खैबर पख्तूनख्वा से है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुलाजमीन हैं, यानी सूबाई मुलाजमीन। ये तो मुतालबा जो है हम कह सकते हैं कि ये मुल्क गिर है, लेकिन इसके साथ ही मुलाजमीन जो है वो ये भी कहते हैं कि अगर हुकूमत जो है MNAs और MPAs को, अगर जिनकी तादाद यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त 1000 से भी ज़्यादा है, अगर उनको 50-50 करोड़ रुपए का तरक्याती फ़ंड जो है एनुअली देना चाहती है तो उनके लिए पैसे क्यों नहीं है। तो ये बड़ा अजीब सी इस वक्त सिचुएशन है कि मुजाहिरीन की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो मुतालबा है उसको एक तो तस्लीम किया जाए, और हुकूमत जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की में फेडरल लेवल के ऊपर बल्कि जो प्रोविंशियल लेवल है वहाँ पर भी इन चीज़ों को इंश्योर करे। लेकिन अभी ये चीज़ें जो हैं सारी, जिस तरह के रऊफ साहब ने सवाल किया कि सूबाई सतह के ऊपर किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा और उसकी क्या गारंटीज़ होंगी, तो यकीनी तौर पर जो मुज़ाकरात करने वाले हैं और जिनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं उनकी जानिब से इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई जो है होना ज़रूरी है, और ये देखा जाना चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है ये लोग बैक टू नॉर्मल जाने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आपका, आप हमें इस बारे ब्रीफ थे, और इंशाल्लाह आगे भी इस मामले के बारे गाहे गाहे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मामला ये है कि मुजाहिरीन सरापा एहतजाज हैं, और 2 बजे ये कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या तय पाती हैं। अब 2 बजे ही मालूम होगा कि आया ये मामला सेटल हो गया है या फिर मुजाहिरीन वहीं पर रहेंगे अपने मुतालबात के साथ। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे उन माउंटेनियर्स की जो आए तो K2 सर करने के लिए थे लेकिन अब वापस पहुंच रहे हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक, और अब आपको बताएं कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जिसे कहा जाता है K2, इसको सर करने के लिए इन द मिड ऑफ दिसंबर 60 कोहिमा पाकिस्तान पहुंचे थे। K2 सर करना था, जिनमें से के चंद एक इसमें कामयाब भी हुए। मौसम सर्द है और शिद्दत बहुत ज़्यादा है सर्दी की, ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अली सतपारा का मामला भी हमारे सामने है। ऑल्दो कि वो हमारे हीरो हैं, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ जाकर एक वीडियो पैगाम भी भेजा कि वो वहाँ चले गए हैं, अब पहुँच चुके हैं K2 की पीक पर, अब वहाँ से वापस आ रहे हैं, लेकिन वापसी उनकी कामयाबी हमें जो कामयाब वापसी नहीं हो सकी, अभी तक वो लापता हैं। उनकी तलाश के लिए आर्मी ने भी इतनी एफर्ट्स की हैं, लेकिन अभी तक वो लापता हैं और उनके बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद हमने उसमें रऊफ साहब एक पेशरफ्त ये देखी है कि तमाम कोहिमा जो K2 सर करने के लिए आए थे उन्हें बेस कैंप से भी वापस बुला लिया गया, क्योंकि स्कर्दू बुला लिया गया। मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मौसम ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो K2 सर करना चाहते हैं अभी
अगर ना करें तो बेहतर है वो वापस अपने अभी अगले साल होगा। हाँ। यानी इस साल की कैंपेन ख़त्म कर दी गई है, इस साल में कुछ नहीं और होगा। और उसका मतलब ये है कि अली सदपारा की तलाश जो बहुत बड़े पैमाने पे थी, अगरचे अल्पाइन क्लब जो है वहाँ का अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान वो ये कह रहा है कि हम तलाश जारी रखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी सख्त मौसम में, इतनी शिद्दत के मौसम में ये पॉसिबल नहीं होगा। बड़ी अफसोस के साथ हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा सदमा, और ये जो है कि कमी, एक नुकसान, दुख एक के दिल के लॉस। साथ एक इतना बड़ा हीरो हमारा जिसने वहाँ जाके झंडा गाड़ा। हमने कुछ दिन पहले देखी थी वो जो बेस कैंप खुशी में की उसे वीडियो, डांस की डांस वीडियो, कर कितना रहा अच्छा था। लग रहा था कि वो नाच रहा है और खुश हो रहा है और अपने सेलिब्रेट टीम कर रहा है। मेंबरान के साथ वहां पर एक महफिल लगाई हुई है पहाड़ों के बीच में, क्योंकि रऊफ साहब मैंने पहले भी बताया था, उसने कहा था अगर कभी मैं इन पहाड़ों में, इन बर्फीले पहाड़ों में खो जाऊं तो मुझे तलाश मत करना, मैं अपना घर बना लूंगा और मैं वहीं पर रह लूंगा। लगता है उसकी बात सुनी गई है कि वो वहीं पर खो गया और अब ही समवेयर इन दैट स्नो बट वी डोंट नो। पता नहीं, मतलब उसका कुछ पता नहीं है। शिगरी हमारे साथ मौजूद है गिलगित से, हमारे नुमाइंदे, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिगरी। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या लेटेस्ट है आपके पास, है कुछ कि ये जो बेस कैंप से वापस बुला लिया गया है को पैमाओं को, इसके साथ ही क्या अली सदपारा की तलाश की मुहिम भी ख़त्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, केटू का जो मौसम है वो बदस्तूर सर्द है, वहाँ पे तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके बाइस बेस कैंप पर मौजूद कोपेमा जो केटू की तरफ जो लापता कोपेमा है जिनकी तलाश के लिए वो गए हुए थे, उनको वापस करदू बुला लिया गया है, क्योंकि मौसम बदस्तूर खराब होता जा रहा है और हवाएं तेज चल रही हैं। लापता मोहम्मद अली सदपारा व दीगर कोपेमों की तलाश के लिए जो आर्मी की C-130 है वो स्कर्दू पहुंच गई थी, ताहम मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू सर्विस शुरू ना हो सका। लापता खानदानों ने रेस्क्यू सर्विस को जारी रखने का मुतालबा कर लिया था, ताहम आर्मी के जो सर्विसेज हैं वो मौसम की बेहतरी का इंतजार कर रहे हैं, और अगर मौसम साफ रहा तो मुमकिन है कि लापता कोपेमों की तलाश के लिए जो आर्मी के C-130 हैं वो के तरफ रवाना हो जाए। अच्छा गुलजार, आपके पास इस बारे कोई इत्तलात हैं? क्या तमाम कोहपेमा वापस बेस कैंप से स्कर्दू के लिए रवाना हो चुके हैं? क्या तमाम के तमाम वहां से अब तक निकल चुके हैं? जी, उनको बारी बारी स्कर्दू लाने का सिलसिला जा रहा है। इस हवाले से मजीद बहस की जा रही है, मजीद जायजा लिया जा रहा है कि मौसम का जायजा ले रहे हैं कि मौसम बेहतर होने के चांसेस हैं तो लापता को उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन भी किए जाने पर गौर है। ताहम तमाम पैमाओं को अब तक नहीं ला जा सका, बारी बारी करके वो मौसम का जायजा लेके बेस कैंप से स्कर्दू की तरफ ला रहे हैं। अच्छा गुलजार, ये बताओ कि इसका मतलब ये है कि इस साल विंटर की जो एक्सपीडिशन थी, ये जो को पैमाई की थी केटू सर करने की, ये ख़त्म कर दी गई है। हमने भी ये पढ़ा कि इसको ख़त्म कर दिया गया, अब इस साल किसी को नहीं भेजा जाएगा, अब अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, केटू पर मौसम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद हफ्ते तक जो है वो मौसम खराब रहेगा, इसलिए को वहाँ बेस कैंप से उठाने का फैसला भी किया गया है और केटू सर करने का जो मुख्तलिफ मिशन है उनको भी रोक दिया गया है इस साल। अच्छा, ये जो लोग केटू सर करने के लिए आए थे, बैरून ममालिक से भी आए थे, हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी लोग वहाँ गए थे, क्या आप ये बता सकते हैं कि जब उनको इस बारे बताया गया कि अब ये मुहिम ख़त्म की जा रही है इस साल के लिए, तो उनके एहसासात क्या थे, जज्बात क्या थे? क्योंकि वो तो बड़ी खुशी की लहर उनमें दौड़ी थी जब वो यहाँ पर आए थे केटू सर करने के लिए, लेकिन अब एक नाउम्मीदी की खबर उन्हें मिली है। जी, केटू सर करने के लिए जो मुख्तलिफ कोपेमा है वो स्कर्दू पहुंचे हुए हैं, ताहम ये नेपाली कोपेमों के केटू सर करने के बाद तमाम कोपेमों में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई थी, वो इस बारे में पुरजोश थे। लेकिन मोहम्मद अली सदपारा व दीगर टीम के लापता होने से जहां तमाम गिलबस्तान और पाकिस्तान के लोग मायूस हुए, वहाँ पर कोपेमा भी मायूसी का शिकार थे और वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह इनका सुराग मिल जाए। अब तक उनके सुराग न मिलने की वजह से कोपेमा व दीगर भी शदीद मायूस नजर आते हैं और यही वजह है कि केटू पर सर
करके जो मिशन को वो रोकने पर कोहिमा भी खासे उदास नजर आता है। बहुत शुक्रिया गुलजार आपका you. कि आप हमें इस बारे बताए। इस बार की जो मुहिम थी रऊफ साहब उसको तो ख़त्म कर दिया गया है। अब इसी उम्मीद के साथ कि अगले साल दोबारा इसका आगाज़ किया जाए। जो कोहिमा 18 ममालिक से 60 पाकिस्तान आए थे, अब वो K2 को सर नहीं करेंगे, ये बात तो सामने आ चुकी है, ये बहुत ही क्लियर हो गई है। रऊफ साहब, दीगर भी खबरें हैं, खेल का मैदान भी है, साइंसी मैदान भी है, सब पर करेंगे बात, लेकिन अभी चलते हैं एक ब्रेक पर। डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज जो है उसको विज़िट करते हैं लोग, पसंद करते हैं, जाते हैं। अगर लाहौर की बात करें रऊफ साहब, तो यहाँ पर बादशाही मस्जिद है, शाही कला है, फिर पुरानी फूड स्ट्रीट है, इस तरह बहावलपुर में भी कले हैं, कल भी एक बाग है, हाँ। चौबुर्जी है, उसके साथ जहांगीर का टोम्ब है, नूरजहां का मकबरा है, बेशुमार चीज़ें हैं मतलब मुगल पीरियड के। हाँ, यहाँ बहुत एक मतलब एक उसके साथ अगर मज़ारात में देखा जाए, हज़रत मियाँ मीर का मज़ार है, फिर कराची दाता में साहब की वो जो कहते हैं हज़रत अली अजवेरी, लोग सारे वो विजिट करते हैं। लेकिन अभी शायद हम चन्योट जा रहे हैं, हम चन्योट जा रहे हैं। चन्योट जो वैसे तौर पर देखा जाए, एक लिहाज से देखा जाए तो जो फर्नीचर है उसका सबसे बड़ा सेंटर है पाकिस्तान बेहतरीन में। लकड़ी का फर्नीचर अगर किसी को चाहिए हो तो वो चन्योट से मिलता है। लेकिन आज हम आपको चन्योट का शीश महल दिखाएंगे। पहले तो शीश महल देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर कुछ बात करते हैं। यूँ तो चन्योट फर्नीचर साजी के हवाले से पूरी दुनिया में आलमगीर शोहरत का हामिल है, मगर अमारती हुनरमंदी भी यहाँ के माहिर कारीगरों के माहिराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। और इन अमारती हुनरमंदी के हाथों चन्योट के संगम में तामीर किया गया शाही सुख दरबार, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। बाबा जी 1950 इत्थे तशरीफ लाए। इन्हां दा नाम जी अहमद मई अल मारूफ साइंस सुख दे नाम ते मशहूर है। इस शीश महल इन्हां दी जिंदगी शीशा लगा है और इस शीश महल दे नाम ते मशहूर है। इस शीश महल की तामीर 1950 में शुरू हुई, जो आज तक जारी है। और यहाँ तारीखी इमारतों पर अपने फन का जादू जगाने वाले माहिर कारीगर शीशे के अलावा आर्ट का काम करते हुए इस शीश महल को चार चांद लगा रहे हैं। इसके खूबसूरत बरामदे, गुम्बद, बालकोनियाँ, शीशे और मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन छतों से चन्योट की सकाफत का हुस्न नुमाया तौर पर झलकता है। इससे दुनिया भर से अकीदतमंद और सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ देख कर महजूज होती है। अमारती हुनरमंदी में अपने फन का जादू जगाने वाले चन्योट के माहिर कारीगरों के हाथों से तामीर होने वाला ये खूबसूरत शीश महल चन्योट की सकाफत का आईनादार भी है और पहचान भी। कैमरा टीम के साथ आमिर सदीकी, पब्लिक न्यूज, चन्योट। दुनिया भर से लोग चन्योट में साइंस सुख का दरबार देखने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं और ये कितना खूबसूरत है ये तो हमने खुद भी देख लिया है। इसी पर रऊफ साहब हमारे साथ चन्योट से आमिर सिद्दीकी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। आमिर से बात करते हैं। आमिर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप ये बताएं कि यहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, क्या कहते हैं वो शीश महल के बारे में? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जी गुड मॉर्निंग पब्लिक। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि चन्योट एक कदीम सकाफती शहर है और यहाँ के जो माहिर कारीगर हैं उनके हाथों से तराशीदा फर्नीचर तो पूरी दुनिया में आलमगीर शोहरत का हामिल है ही, लेकिन यहाँ पर जो हुनरमंदी के एतबार से कारीगर हैं उनके हाथों से बनाया गया और तामीर किया गया ये खूबसूरत शीश महल भी अपनी मिसाल आप है। और इस महल की जो तामीर है इससे चन्योट की सकाफत का बाकायदा तौर पर हुस्न भी झलकता है। और यहाँ के जो फर्नीचर के एतबार से जो कारीगर जाने जाते हैं उनके अलावा जो मुख्तलिफ खानदान हैं यहाँ पर जो आबाद हैं उनके हाथों से जो अमारती हुनरमंदी है वो भी खासी शोहरत की हामिल है। और 1950 में यहाँ के जो मारूफ सूफी बुजुर्ग सरकार हजरत अहमद माई हैं, जिन्हें अल मारूफ साइंस सुख भी कहा जाता है, उन्होंने दरियाए चनाब के संगम में अपना बसेरा किया और फिर यहाँ पर शीश महल की तामीर का इरादा किया। और इसी वक्त जो है वो हुनरमंदी जो दिखाने वाले कारीगर थे उनको बुलाया और यहाँ पर शीश महल की तामीर शुरू कर दी गई। शीश महल को मुकम्मल तौर पर शीशे को तराश कर खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है, जिसकी छतें, बरामदे, बालकोनियाँ, खिड़कियाँ। बिल्कुल आमिर, हमने देखा बहुत ही खूबसूरत तर्ज तामीर पर यह तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें शीश महल दिखाया। हम आपको बताएं कि हरमीत हमें जाके देखना चाहिए हम लोगों को भी कभी। इसमें चन्योट को बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे की मुसाफत है,
तो जाके अगर हरमीत हो गया हमारे साथ। हरमीत कहाँ घूम आता है रऊफ साहब? ये तो अभी हरमीत ही हमें बताएगा, हमने तो इसको शीश महल दिखा दिया। मैं लेकिन तो यही कह रहा था कि हरमीत हमें साथ लेके जाए, यहाँ भी पता नहीं कहाँ कौन सी ऑर्गेनिक मार्केट में घूमता रहता है, वहाँ पे बैरूनी मुल्क से लोग जो हैं वो भी हैं। ऐसे जब मुझे पता चला कि रूफ साहब भी ज्यादा ऑर्गेनिक फूड को पसंद करते हैं और मुनीजे के लिए भी मैं कई सारी चीजें वहाँ मैंने रखी है वैसे अगर आप जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीजे कि वहाँ पे एक चीज़ बड़ी प्यारी है, मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ कंट्री से आए लोग हैं, उन्होंने जो स्टॉल्स लगाए हैं, एक तो वहाँ पे आपको हर चीज़ बड़ी फ्रेश मिलेगी और अच्छा इन्होंने अपने घरों में जो सब्जियां उगाई हैं उसके स्टॉल्स लगाए हैं, फिर डिफरेंट चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी। तो मैं तो कहता हूँ कि वक्त क्या ज़ाया करेंगे, करते हैं, मैंने उस पर रिपोर्ट बनाई है तो देख लेते हैं। पहले हम आपकी रिपोर्ट भी हम देखते हैं, रिपोर्ट भी देखते हैं। वैसे मेरा ज़रा इंटरेस्ट ये था कि आप शायद कुछ हमें बताओगे भी कि कोई रेसिपी भी कि इनको पकाने के तरीके क्या होते हैं, लेकिन लगता है हरमीत का पकाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है। हरमीत लेके चलो फिर वहाँ पे। आपकी बात दुरुस्त है कि यही सबसे बड़ा मसला है कि ऑर्गेनिक चीज़ें ये जिस तरह तैयार की जाती हैं, लेकिन फिर जब कुकिंग का वो है तो हाँ कुछ देसी तड़के देके आप इसको बना सकते हैं उसी तरह जिस तरह नॉर्मली ज़्यादा वो लोग जो मसालेदार चीज़ें नहीं खाते हैं, जो ज़्यादा वो देसी तरीके से पकाते हैं खाने, ज़्यादातर हमारे गाँव में भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, हमारे घर में भी, तो इसमें हाँ उसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर मैंने देखी कि एक बहुत बड़ी रश इस्लामाबाद से मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे और बड़े सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और दीगर शैम्पू, साबुन, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी इस बाजार में। और आप ही बता दोगे, हम चलते हैं पहले, सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, हरमीत रिपोर्ट देखते हैं पहले हरमीत की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग पब्लिक, गुड मॉर्निंग मुनीज़े एंड रूफ साहब। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक ऐसी मार्केट में जहाँ पे मिलता है प्योर ऑर्गेनिक फूड, लेकिन ये कितना ऑर्गेनिक फूड है और इसके क्या क्या फायदे हैं वो भी हम जानेंगे, यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि मिलावट के इस दौर में ऑर्गेनिक फूड वो भी नेचुरली जिस तरह वो केमिकल से बिल्कुल प्योर होता है, आज हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि हम विजिट कराएं, मेरे साथ चलिए। गुड मॉर्निंग पब्लिक। यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, फ्रेश मिलती हैं, और एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये कि इंटरनेशनल फूड मिल जाता है। इसी तरह फार्मर्स हैं हमारे जो ऑर्गेनिक चीज़ें लाते हैं और वहाँ से हम ग्रीन्स लेते हैं, कोई लेटस सैलड की चीज़ें, इतने बड़े लेटस के बॉल्स होते हैं, तो वो हमें आम मार्केट में नहीं मिलते, तो हम यहाँ बड़ी खुशी से लेते हैं। देसी अंडे, देसी घी और बहुत सारे ऐसे फल भी हैं कि जो हमारी मार्केट्स में नहीं मिलते। सो इट इज़ अ फन प्लेस। मेरे ख्याल है जो मेरी फैमिली एक तो फिलिपिनो चीज़ें बहुत ख़रीदती है और जर्मन ब्रेड्स बहुत हैं, वो हैं, फिर शहद और कुछ अचार ऐसे हैं, मिर्च का अचार, लहसुन का अचार, ये ऐसी मज़े की चीज़ें हैं, ये मैं अपनी अम्मी के लिए लेकर जाती हूँ यहाँ से बहुत। दुनिया के हर मुल्क से यहाँ पे लोग हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना भी फूड यहाँ पे मैं छका, मज़ा आया। राबिया भी हमारे साथ इधर मौजूद हैं, हमारे दोस्त। भाजी ना किए थोड़ा ना दसो भाजी। योर नेम, गुड नेम? काइट। ओके, वेलकम टू द लेबनीज फूड टेबल हियर एट फार्मर्स मार्केट इस्लामाबाद। यहाँ पे लेबनीज फूड है जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। फूड इज़ वेरी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड एंड मेड विद अ लॉट ऑफ लव। मुझे उर्दू लिटरेचर का बहुत शौक था, तो उस वजह से फिर सीखा और पढ़ाई की एंड अब यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बेसिकली सोप्स हैं, नेचुरल सोप्स, 100% नेचुरल, टोटली हैंडमेड,
और ये हम जिस तरह ट्रेडिशनल तरीके से सोप बनते थे लाए और ऑयल्स को मिक्स करके, तो हम भी उसी तरह बनाते हैं। इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, सारे नेचुरल ऑयल्स हैं, स्किन लविंग ऑयल्स हैं जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। जो लोग कमिटेड हैं नेचुरल लाइफस्टाइल के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक और चीज बड़े मजे की है, यहाँ पे धूप में बैठ के चाय की चुस्कियां लेना, साथ में गपशप लगाना, और क्या क्या यहाँ पे मस्तियाँ मौज मस्तियों का एक मेला है। लेकिन सबसे पहली बात जो है मुझे अगर अच्छी लगी है, गोभी है जो आप वैसे मार्केट में लेते हैं, जो केमिकल तरीके से तैयार होता है, लेकिन बिल्कुल नेचुरली प्योर तरीके से ये तैयार होता है। सब्जियां भी हैं, दीगर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप देखेंगे इन स्टॉल्स पे, गोल्ड से लेकर हर चीज़, हनी एंड अगर आप देखें तो ये सब्जियां हैं भाई। अगर सब्जियां खानी है तो आइए, ये लड़की आपको फ्री में तो नहीं खिलाएगी, फ्री में खिलाएंगे आप, खिलाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ खिलाएगी। और बाकी अगर मैं साबुन की बात करूं, मेरी अभी इस बहन से बात हो रही थी तो मैंने पूछा कोई चॉकलेट है कि मैं घर लेके जाऊं, लेकिन इन्होंने बोला ये चॉकलेट नहीं है भैया, ये साबुन है। तो ये साबुन है भाई, बड़ा प्योर किस्म का है। ड्राई फ्रूट की मैं अगर बात करूं तो वैसे भी तो गिलगित बल्तिस्तान का जो ड्राई फ्रूट है कमाल का है, बड़े लोग पसंद करते हैं। और हमारी ये बहन यहाँ पे मौजूद है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। ये क्या है? ये ड्राई एप्पल है। ड्राई एप्पल, ये फ्री में उठा रहा हूँ और देखें टेस्ट है, लेना चाहिए। ये मिक्स अचार है, इसमें गाजर है, लीमू है और इसमें मिर्च है, और इसमें मस्टर्ड ऑयल, हमने सरसों का ऑयल जो है वो हमने डाला है, और इसमें कलौंजी है, और जो बेसिकली देसी मसाले होते हैं वो हमने इसको घर में बेसिकली तैयार किया है। ये हमने खट्टे आलू बनाए हैं, ये भी ऑर्गेनिक हैं, ये इमली के साथ बनते हैं, और ये इसके साथ पापड़ी, ये भी हम खुद घर में बनाते हैं, ये उसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो आप इसको खा सकते हैं चाट की तरह। और ये काले चने हैं, ये भी हमारे घर में बनते हैं, ये ड्राई है, इसमें ये दही के बगैर हैं, ठीक है। और गार्निशिंग है इसकी, काले चने हैं, ये भी पापड़ी के साथ आप इस पर स्प्रिंकल करके तो इसको खा सकते हैं। Good morning, public. This is Grace from the Green Thumb Superfood, and we are showcasing Filipino and Asian fusion dishes in this country. I have the mushroom flavor, I have the chicken flavor, and then we have the chicken and prawn. And also we have sushi. It is a fusion from, like, we adapted it from Japan, but Filipinos eat them too. So we also, and I know that Pakistanis love them, so we also have them here. And in front of me are garlic peanuts. These are all locally sourced peanuts, but we do it, we process it the Filipino way, and it has become now a crowd favorite. And this is the green papaya relish, which is sweet and sour. It's a side dish. Well, that is very good for barbecues and even people eat it with rice, but barbecue is the best partner for this. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम तरीन है जी। अगर आप इस मार्केट में भी देखें तो शुमाली इलाकों के लोग यहाँ हैं, केपी के लोग हैं, पेशावर से भी आते हैं, चकवाल से भी आते हैं। तो यहाँ सिर्फ क्योंकि इस्लामाबाद की इतनी वो लोकेशन जो है, स्ट्रेटिजिक लोकेशन है कि ये काफ़ी इसके जो नेबरिंग एरियाज़ है, केपी, शुमाली इलाके, पंजाब, सब के साथ ये एक आप बोल सकते हैं कि एक लिंक बन जाएगा, एक बेस बन जाएगी। हमारे भाई भी इधर मौजूद हैं। पाजी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो आज तुसी बंद कर रहे हो क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया, तो आज भाभी का मूड ठीक नहीं लग रहा पर जाइदा। मेरा मूड बिल्कुल। ओ मॉर्निंग जब मैं आया सी तो काफ़ी फ्रेश लग रहे थे तुसी। लड़ाई झगड़े तो नहीं करती थोड़े नाल कि कम आज होया कि नहीं होया। लेकिन एनी हाउ इन सब के साथ जो टाइम गुजरा बहुत ही कमाल का गुजरा, बहुत ही खूबसूरत गुजरा। Ladies and gentlemen, it is 2:45. The market is closing. Thank you very much for coming. जी बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे आपने देखा कि सब्जियों से फ्रूट तक, फ्रूट से लेकर शहद तक, ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आपने भी आना है ऑर्गेनिक फूड मार्केट तो इस्लामाबाद में ही है। मुनीज़ रऊफ साहब, आप लोगों को कैसी लगी? जब आप इस्लामाबाद आएंगे ना तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं वो तमाम तर चीज़ें जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक फूड के शौकीन हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, और मुझे यकीन है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आज आप लोगों को मैंने कोशिश थी कि मैं पूरी मार्केट दिखाऊं और यहाँ से लोगों से बात कराऊं, लोगों की बातचीत भी आपने सुनी।
तो कैसी लगी आप सबको ये मार्केट? बहुत शुक्रिया हरमीत जो हमें इतनी अच्छी मार्केट दिखा दी ज़रूरत की हर चीज़ के साथ। बड़ा मजा आया, बहुत दिलचस्प और बड़े हरमीत ने दिलचस्प अंदाज में सारा बनाया। और मैं ये सोच रहा था कि तुम जो चॉकलेट समझ के खरीद रहे थे कहीं तुमने साबुन मुंह में नहीं डाल लिया, फिर क्या होता झाग निकलता और ये जो है, लेकिन वो नेचुरल था, शायद तुम्हें इतना नुकसान ना होता। बिल्कुल रऊफ साहब, मैं जब गया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार शायद चॉकलेट है। मैं बड़े प्यार से जिस तरह दीगर एक वहां से स्टॉल से मैं चीजें उठा रहा था, उसने कहा नहीं भैया ये साबुन है, ऐसा ना हो कि आप इसको चख लें। लेकिन रऊफ साहब वहां में एक और चीज बड़ी प्यारी मुझे लगी कि कम्युनिटी, मुझे वैसा फील ही नहीं हुआ कि ये लोग कई मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं और वैसे छप्पियां बाहर हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि भैया आप भी हमारे बीच में आए और हम आपके शोज देखते रहते हैं। तो अच्छा एक और चीज भी बड़ी प्यारी लगी कि लोग हमारा, जितने भी मैंने देखे जो पेरिस से कुछ आए थे वो मॉर्निंग पब्लिक देखते हैं और टीवी पे हम आप तीनों को देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप हमारे हवाले से टीवी पे दिखाएंगे, तो बड़े खुश थे लोग, काफी एक्साइटेड थे। और एक और चीज बड़ी देखी मैंने कि जिनसे मैंने शॉट नहीं लिया वो काफी नाराज थे, जिसमें काफी जर्मनी के लोग थे, पेरिस से आए हुए थे। तो मैंने कहा भाई नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो जरूर आप लोगों के साथ भी बातचीत होगी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा माहौल है। जिसने मुझे फ्री टेस्ट करवाया मैं उसका 100 क्यों ना ले लूं। मैं तो कह रहा था कि वो तुम कहीं खाने भी बैठ जाओगे उनके साथ, लेकिन वो टाइम ही खत्म हो गया मेरे ख्याल में तुम्हारा। लेकिन इसमें बिल्कुल रऊफ साहब, वैसे बोलो हरमीत। हाँ, खाना पीना तो वहाँ मौज मस्ती, वो सारी चीजें फ्री में लगी होती हैं और वो बड़ा एंजॉय करते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि भाई हमने कम्युनिटी इधर गैदरिंग की और हमारी कोशिश है कि इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज को फैलाएं, ताकि जो डाइवर्सिटी है ये चीज भी बढ़े, लोगों में आपस में मेल मिलाप हो। क्योंकि पाकिस्तान की बात तो बड़े खुश नजर आए, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उर्दू सीखी थी तो वो उर्दू में बात कर रहे थे, जितने भी यूरोपियन थे। तो उसका एक अलग मजा था जब वो उर्दू में बात करते हैं, तो वो उसका फिर जारी बात है कि एक अलग टच होता है। हर चीज के साथ वहां पर जो प्यार उन लोगों ने आपको दी, जिस तरह से आपको वेलकम किया, ये चीज बड़ी मुनफरिद थी। और ये बात तो वाजे हो गई है कि पाकिस्तान एक मोहब्बत पसंद और अनपसंद मुल्क है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और खेल के मैदान आज सजने जा रहे हैं। T20 का मैच है, इस पर भी करेंगे बात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। मैंने जैसा कि कहा कि हम खेल की बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन बाद में। खेल के लिए सेहतमंद होना भी तो जरूरी है। अभी हमने ऑर्गेनिक फूड की रिपोर्ट देखी जो हरमीत ने बनाई थी। वहाँ मजे मजे के नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, साबुन बनाया गया किस तरह, और लेटस थी, देसी अंडे थे, घी था, सब कुछ हरमीत ने दिखा दिया। लेकिन ऐसे में हमें न्यूट्रिशन के बारे में भी ख्याल आया, तो हमने सोचा क्यों ना हम डॉक्टर सहर को अपने साथ यहाँ आज प्रोग्राम में बुला लें और उनसे बात करें न्यूट्रिशन के बारे में। तो डॉक्टर सहर का तारुफ मैं करवाती चलूँ। शी इज़ एन एजुकेशनलिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डेंटिस्ट भी हैं, लेकिन डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन आज हम इनसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एज वेल। मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दिस जस्ट मेड माय डे। डॉक्टर सहर, आपने भी अब से कुछ देर कबल हरमीत ने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर पैकेज बनाया था देखा, कितने मजे का था, इतने मजे मजे की चीजें थी। अब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, अगर हम मार्केट में जाएं उस क्वालिटी की भी नहीं मिलती। तो क्वालिटी फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए, क्या ख्याल है? एब्सोल्युटली। सो अभी मेकअप रूम में भी जब मैं बैठी हुई थी तो आपके एक मेकअप आर्टिस्ट से ये बात हो रही थी पोर्शन कंट्रोल के बारे में और डाइट के बारे में। तो मैं उनको कह रही थी कि जितना एम्फेसिस हम लोग पोर्शन कंट्रोल पे देते हैं उतना एम्फेसिस हमें इसमें भी देना है कि उस पोर्शन में पड़ा क्या हुआ है। सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी फॉर लाइफ, डेफिनेटली। आप डॉक्टर सर हमारे मेकअप आर्टिस्ट बट की बात करी है, अमजद बट हु इज वेरी हेल्दी, और उसने आपको देख के सबसे पहले पूछ लिया कि मुझे बता दें। सरप्राइजिंगली आई एम टॉकिंग अबाउट मोना। But yeah, but Saab was looking after me, but I'm talking about Mona. कि it is, you know, it is very important कि आप अपनी प्लेट में डाला क्या हुआ है। There is thing like organic पेट में सब कुछ डाला हुआ है। पेट में सब कुछ, exactly. So junk food is called, I always say this, I always quote this, junk food is called as junk food for a reason, क्योंकि वो कचरा है। जंक को आप किस तरह कोट करते हैं? Because it is literally कचरा। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं आजकल ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, ठीक है ना, कि हम ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं हमारे, यानी जेन्युइन फॉलोअर्स हैं
हमारे, अच्छा। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो भी जेन्युइन फूड है। अच्छा। वो आपके पास उसमें जीएमओज नहीं है। जीएमओ का मतलब है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, उसमें ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट नहीं किए गए हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करें, आपके टेस्ट को तो ऊपर करें, लेकिन आपके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जो क्वालिटी है, उसको कम करें। और जब हम ऐसे खाने लेते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, तो वो इम्यूनोसप्रेसिव्स के तौर पे काम करते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो आप हर तरह की डिजीज को प्रोन हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बात असल में ये है कि एक चीज़ जो बड़ी आम आदमी को आती है उसके हवाले से बताइएगा कि ये जो जितना ऑर्गेनिक फूड है ये महंगा भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी प्रोड्यूस, मतलब पालक अगर आपको इतने बड़े पत्ते के साइज़ की मिलती है, अगर आप ऑर्गेनिक लोगे वो छोटा सा पत्ता होगा। बिल्कुल। अच्छा तो इसको हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, ख़वातीन हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के, उनके लिए कुछ बताइए कि वो खाने में क्या फिर इस्तेमाल करें। मैं तो कहूंगी अंडे, कल भी मैंने एक टीवी चैनल पे सेगमेंट किया, अंडे कम से कम कंपैरेटिवली निस्बतन जो है आपके पास सस्ते हैं। एटलीस्ट ऑर्गेनिक अंडे, चाहे आप दिन में 2 नहीं, आप 1 अंडा खाएं, लेकिन आप ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें। जो हमारे पास ऑर्गेनिक अंडे होते हैं ना, और जो हमारे पास दूसरे अंडे होते हैं, उनमें बड़ा डिफरेंस होता है। जो दूसरे कमर्शियल अंडे होते हैं उसमें हमारे पास ओमेगा 6 फैटी एसिड यानी डिजीज, इन्फ्लेमेशन, सोजिश करने वाला केमिकल ज्यादा होता है। जो दूसरे होते हैं हमारे पास, अगर वो हम दिन में 1 भी खाते हैं तो उसमें हमारे पास कम से कम 38% विटामिन ए ज्यादा, 40% विटामिन ई ज्यादा, सोजिश कम करने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। तो क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन ऑर्गेनिक चीजें लें। फिर आपके पास जिस तरह सस्ती सब्जियां आ जाती हैं, आपके पास पालक जो है ये भी सस्ती सब्जियों में आ जाता है, बेशक आप कम क्वांटिटी में लें, लेकिन कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक लें। अंडे एक ऐसी चीज है जो मिडिल क्लास के तबके की तरह बात करें तो वो डेली जो है एक तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो कम से कम ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जाएं। जवार की रोटी लें, बाजरे की रोटी लें, बेसन की रोटी लें। ये बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव बेकरीज में जाके मल्टीग्रेन फ्लावर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में खुद रोटियां। गाना गाए तेरे बाजरे दी एग्जैक्टली। वैसे डॉक्टर सैयद, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अंडों की आपने बात की, तो एक चीज़ हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इसमें भी बहस चलती है कि भाई जर्दी खानी चाहिए और ये सफ़ेदी नहीं खानी चाहिए। कोई कहता है सफ़ेदी खानी चाहिए, जर्दी नहीं खानी चाहिए। ये थोड़ा सा ना क्लियर कर दें कि ये क्या माय फेवरेट टॉपिक, राइट, माय फेवरेट टॉपिक। अब जितने भी लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं हरमीत, और जितने भी लोग आपके पास वर्कआउट करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि ब्लड में शुगर एकदम से ऊपर ना जाए। एक चीज होती है आपके पास इंसुलिन इंडेक्स, यानी कौन सा खाना खाने के बाद आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है वो कितनी स्पीड से ऊपर जाता है। जितनी स्पीड से इंसुलिन ऊपर जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है कि उतनी देर से आपके ग्लूकोज के ऊपर नीचे आएंगे। आपके पास जब आप होल एग खाते हैं तो आपका इंसुलिन इंडेक्स इतना डिस्टर्ब नहीं होता जितना खाली सफेदी खाने से होता है। अच्छा। जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B9, विटामिन B12, आपके पास कैल्शियम, आपके पास फास्फोरस, आपके पास सेलेनियम, आपके पास कोलिन, जो कि आपकी दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैं टट्टर बोले चली जा रही हूं। थोड़ा आहिस्ता बोले डॉक्टर साहब। आज आपने कितने अंडे खाए? अब ध्यान रखना, अक्सर आप ये बड़ी ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैं रोज 2 खाती से काफी सारे चैनल्स वालों ने मेरा नाम रोलर कोस्टर भी रखा हुआ है। आपके साथ पहला 2 अंडे खाती हैं और 2 पूरे जर्दी समेत। 2 अंडे बहुत हैं, और 2 अंडे आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी, आपके पास जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है, जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं, जो लोग दिमाग तेज करना चाह रहे हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं वो खाएं, और जो लोग वर्कआउट करते हैं वो रॉ एग्स मत खाएं। रॉ एग्स लेना अक्लमंदी नहीं खाना। और वो जो कच्चा अंडा दूध में डाल के पीते हैं उसका क्या? इट इज अ पैथेटिक फॉर्मूला। जो आपके पास कच्चा अंडा होता है ना, जो कच्चे अंडे की सफेदी होती है, उसमें एक चीज होती है, एक सब्सटेंस होता है एविडिन। एविडिन में क्या एबिलिटी होती है कि हमारे जिस्म में जो विटामिन B7 होता है, बायोटिन, उसके साथ जाके चिपक जाता है और उसको जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बायोटिन डेफिशिएंट हो जाते हैं, और कच्चे अंडे खाने से शाज़ो नादिर आपके पास एक GI इन्फेक्शन जो है, सैल्मोनेला, आपके पास इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उसका भी चांस रहता है। व्हाई डू यू वांट टू मेक योरसेल्फ प्रोन टू इन्फेक्शंस? ठीक है। अच्छा एक चीज क्लियर नहीं हुई, मैं बार-बार हरमीत वाली कह रहा हूं कि जर्दी जरूर खाएं। जरूर खाएंगे। जितना भी वो टर्टर सुना रही थी वो सब जर्दी में है। जी, अपने बारे में कह रही है, मैं टर्टर सुना रही हूं। वैसे डॉक्टर साहब, मेरा वैसे ये गलतफहमी भी आपने मेरी दूर कर दी। मैं जब कोलमपुर में था तो वहां से एक मलाई दोस्त मुझे मिला, उसने कहा कि भाई ये जो कच्चे अंडे हैं इसको दूध में मिला के पीऊं। बड़ा मुश्किल होता था, पर मैंने कहा नहीं, अब मैंने सेहत बनानी है भाई, मैंने पहलवान बनना है, कुछ ना कुछ करना है। तो मैं पीता जाता था 1 महीने तक, जब पिए ना तो उसके बाद कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने कहा यार कुछ हुआ नहीं। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। तो वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब पीने का वो जो मरहला होता है, बड़ा खतरनाक किस्म का होता है, वर्स्ट किस्म का। बट एनी हाउ, अगर हम देखते हैं कि ये जो खासकर
ऑर्गेनिक फूड का जो पैकेज की बात चल रही है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त हम देखें कि मिलावट बहुत ज्यादा है, हर चीज में मिलावट है, तो इस वक्त क्या जरूरत है कि हर जगह पे, क्योंकि हर जगह में अगर गांव पे की सतह पर आप ये चीजें उगा सकती हैं, सब्जियां वगैरह जो है छोटा सा आके वहां पे भी चीजें हो सकती है, तो इसके हवाले से आपका क्या राय है वैसे? दिस इज ब्यूटीफुल। हमारे यहाँ पे अब ये भी देखा जा रहा है कि लोगों ने अपनी छतों पे उगाना शुरू कर दिया है। लोगों ने जिनके पास इतना एरिया है, जो इतने ब्लेस्ड हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उन्होंने अपने गार्डन्स में उगाना शुरू कर दिया। मार्केट्स में जो मिल रहे हैं वो तो रिलायबल नहीं है। इफ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन जेन्युइन फार्म रेज्ड फूड, और अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप अपने पास उगाना अफोर्ड कर सकते हैं, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। डॉक्टर साहब, हमारे घर में जो इस वक्त जो हमें वॉच कर रही है पब्लिक देखने वाली खवातीन हजरात, जो तमाम लोग देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो वट एवर दे गेट टू ईट, सुबह दोपहर शाम बाहर, जैसे कि आपने जंक फूड की भी बात की, जैसे आपने कचरा कहा, फिर यूथ जो कि यूनिवर्सिटीज़ जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ रीओपन हो चुकी हैं, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, माओ ने जिन्होंने कुछ मेहनत नहीं करनी होती, सुबह फटाफट रेडी मेड कुछ चीज़ें उन्हें फ्राई करके दे देते हैं, तो क्या सजेस्ट करती हैं, क्या किया जाना चाहिए इस काम के लिए? उन्हें क्या कहेंगी कि क्या खाएं? मैं सबको हमेशा यही कहती हूँ, ईट गॉड मेड फूड, डू नॉट ईट मैन मेड फूड। ईटिंग, यंगस्टर्स को कहना चाहूंगी उनकी लैंग्वेज में, ईटिंग गॉड मेड फूड इज द न्यू कूल। तो प्लीज ईट गॉड मेड फूड। अल्लाह ताला का बनाना, जब आप खाना खाएंगे, जंक फूड सारा खुद ही एरेडिकेट, खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। आपकी चॉइस आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि अपनी डाइट में आपने किन चीजों का इंतखाब करना है। एक्सेसिव वेट भी उतर जाएगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ मसला ये है कि जैसे हरमीत ने भी कहा, इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी ऑर्गेनिक में भी हमें पता नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक जब हम लेते हैं मुराद, तो इसका मतलब ये कोई फर्टिलाइजर खेत भी करीब ना हो, ऐसा खेत जिसमें फर्टिलाइजर उसमें केमिकल हो, तो कितना दूर वो जाके वो उगाया गया हो। आपने बिल्कुल सही बात की, रिलायबल। तो इसमें फिर किचन गार्डनिंग की तरफ आदमी जाए, अपने छोटे से आप जो है एब्सोल्युटली, बिल्कुल अपने घर में सब्जियां उगाएं। इतने से पॉट के अंदर भी टमाटर उगाए जा सकते हैं, इतने से पॉट के अंदर भी छोटी छोटी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। और ये हाउस वाइफ्स के लिए तो बहुत ही अच्छा मैसेज है, एक प्रोडक्टिव चीज का, एक टाइम गुजारने का, बिकॉज प्लांट्स की भी अपनी एक साइंस है। आप खुद को एजुकेट भी करेंगे एट द सेम टाइम, और आप खुद को हेल्दी भी करेंगे, इसके तो फायदे ही फायदे हैं। बिकॉज जब आप कोई काम करते हैं, यू वांट टू नो अबाउट इट, आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर में ये डाली होती है कि वो तजस्सुस रखता है, तो इसके फायदे ही फायदे हैं। इल्म में भी इजाफा होगा, सेहत भी अच्छी होगी, और एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ वक्त पहले एक मामला सामने आया था कि डाइट एंड न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जॉब प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं मिलती, तो उनको क्या करना चाहिए? डिग्री तो वो ले लेते हैं, मगर प्रैक्टिस करने के लिए हॉस्पिटल्स में इसके लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? बेटे, तुम लोगों के पास मोबाइल है, तुम लोगों के पास कैमरा है, अपना नॉलेज रिकॉर्ड करो, उसको मैदान में फेंको। अगर आप में दम होगा तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप अपने यू हैव टू रीच एक्सीलेंस। ठीक है, कोई डिग्री रीच नहीं करनी, कोई कंपनी रीच नहीं करनी, कोई नौकरी रीच नहीं करनी, आपने एक्सीलेंस रीच करनी है। जब आप में एक्सीलेंस होती है, आपकी चमक जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, वो शो होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपॉर्चुनिटीज, मोबाइल और कैमरा है ना, नॉलेज है ना, अपने अल्लाह पे भरोसा है ना, फील्ड में निकालो अपना मटेरियल, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मेरा दिल कर रहा है मैं भी करना शुरू कर। हरमीत का भी दिल यही कर रहा है, कम से कम मेरे ख्याल में, है ना हरमीत? वैसे तो बातें सुन के मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई मैं भी, वैसे हम तो खैर अपना काम तो करते रहते हैं, भाई बोलने का काम है हमारा, लेकिन ये चीज़ ये बताइए कि हमारे जो हम काफ़ी सारे इस्लामाबाद की मैं अगर बात करूँ, तो मैं यहाँ पे कई स्कूल्स वगैरह में भी गया हूँ, रिपोर्ट वगैरह वैसे भी जाना पड़ता है कभी कभार, तो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल 14 साल की उम्र उनकी होती है, लेकिन उनकी जो हेल्थ की मैं अगर बात करूँ, ऐसे मोटे मोटे हट्टे कटे, तो मैं जब पूछता हूँ तो कहता है ये भाई बर्गर शर्गर जो खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, तो इसके कितने नुकसान हैं बच्चों के लिए, कितने नुकसान हैं आगे फ्यूचर में? फिर अच्छा, जो आपके पास जंक फूड होता है, अनफॉर्चुनेटली वो आपके पास शुगर से लोडेड होता है, रिफाइंड शुगर से लोडेड होता है। रिफाइंड शुगर आपके पास पॉइजन है। आई से दिस ऑन एयर एंड आई से दिस एवरीवेयर, शुगर इंडस्ट्री इज अ माफिया इंडस्ट्री, राइट? सो दे विल डू एनीथिंग टू मेक देमसेल्व्स डिलीशियस। ये आपको डल करता है, ये आपकी इम्यूनिटी कम करता है, और खास करके जो जंक फूड्स और तले खाने होते हैं, इसमें आपके पास ट्रांस फैट होते हैं। अल्लाह ताला ने ना हमारे जिस्म को, क्योंकि कुदरती नहीं है, ये गॉड मेड नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को एंजाइम नहीं दिए कि वो ट्रांस फैट को डाइजेस्ट कर सके। वो हमारे जिस्म में सोजिश और बीमारियों की कंडीशन बढ़ाता है। माउट होना बहुत जरूरी है। गॉड मेड फूड खाना चाहिए, मैन मेड फूड नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर सहर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया कि आप आई। अभी हमारे पास और भी बहुत दिलचस्प चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे। पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक पब्लिक। हम आपको बताएंगे कि वो ख़वातीन जिन्होंने साइंस के मैदान में तरक्की की है, अपना नाम बनाया है एक मेहनत करके, आज का दिन उनकी इन काविशों को सराहा जाता है, इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इन ख़वातीन ने जो इतना काम किया है साइंसी शोबों में, खा वो मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, बायो हो, टेक्नोलॉजी हो, जो भी हो, इस पर तैयार किया है हमारे एक रिपोर्टर ने एक पैकेज भी तैयार किया हुआ है। पहले वो देखते हैं, फिर इस बारे बात करेंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी साइंस में ख़वातीन और लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन और लड़कियों के लिए साइंस में मुकम्मल और मसावी रसाई और शराकत के मौक़े पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा हर बरस 11 फरवरी को साइंस में कारनामे सरअंजाम देने वाली ख़वातीन और लड़कियों का आलमी दिन मनाता है, ताकि दुनिया भर में ये आगाही पैदा की जा सके कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना साइंस के मैदान में कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दे सकें। गुज़श्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान में ख़वातीन की शरह ख्वानदगी में इजाफा हुआ है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों की एक नुमायाँ तादाद साइंसी मज़ामीन में तालीम तो हासिल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुल्की या बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी साइंस और तहकीक में बहुत कम ख़वातीन आगे आ रही हैं। ताहम इसके बावजूद अरफा करीम, डॉक्टर फौसिया अदरीस, जरताज वसीम, तस्नीम ज़ाहरा, मुनीबा ज़फ़र वो बाहिम्मत पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जिन्होंने साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स में कारहाय नुमायाँ सरअंजाम देकर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा आज के इस दिन को भी मनाती है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर सारा कुरैशी हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू कि आप यहाँ आई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप तमाम वो ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं उनके लिए मशअले राह हैं। आपने क्या सोचा जब आप साइंस के इस मैदान में आई कि आप इतनी कामयाब हुई? आप फ्लाइंग भी करती हैं, उसके अलावा भी बहुत से एजाज़ात जो हैं वो आपने अपने नाम किए हैं। आप उन तमाम व्यूअर्स के लिए एक मशअले राह हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ज़रा बताइए थोड़ा सा गाइडलाइन क्या हो, मतलब ऐसी ख़वातीन के लिए जो घरों में भी बैठी हैं लेकिन वो, और फिर हमारे निज़ाम तालीम के बारे में भी फरमाइए। एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम तालीम भी साइंसी बुनियादों के ऊपर नहीं है और फिर साइंस के मैदान में और भी कमी है और फिर लड़की होना कितना मुश्किल है। आपने अचीव किया तो इसका मतलब और लोग भी अचीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले तो ये कि जो साइंस को जिस तरह हम उसको पोर्ट्रे किया जाता है ना, तो वो लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता। मतलब वो एक इतना डल सा सब्जेक्ट उसको दिखाया जाता है और उसमें कोई इतना कलर नहीं होता। और एक वो तो एक जो जनरल परसेप्शन है कि जो साइंस पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं वो बड़ी बोरिंग होती हैं, बहुत ड्राई और डल एंड ड्रैब होती हैं। तो सबसे पहले तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से बच्चियाँ जो हैं वो साइंस की तरफ आती नहीं है। हालांकि जब एक दफ़ा वो आ जाती हैं तो उसकी अपनी जो साइंस की दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर इतने कलर्स हैं और उसके जो नंबर्स हैं उसमें इतनी फैसिनेशन है कि इंसान उसमें गुम हो जाता है और शायद इसलिए फिर वो बाकी दुनिया को बहुत ड्राई लगता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है बच्चियों के लिए और उसके लिए। और फिर जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, इसमें भी इट इज़ मोर जैसे ज़्यादा थ्योरेटिकल एक निज़ाम है। तो साइंस के लिए आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है। जैसे बहुत से ममालिक में वो करते हैं कि शुरू से ही बच्चों को कहते हैं कि लर्निंग थ्रू प्ले, कि वो खेल खेल में ही और एक्टिविटीज़ के ज़रिए बहुत कुछ बच्चों को सिखा देते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो समझ रहे होते हैं कि वो खेल रहे हैं, लेकिन वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो उस पर भी फोकस ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साइंस पे। और अब बाहर के ममालिक में तो इसको ना एक ख़ास नाम दिया गया है, जिसको वो कहते हैं स्टेम सब्जेक्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। कि उसको कई स्कूल्स हैं वो डेडिकेटेड स्कूल्स हैं कि दीज आर स्टेम स्कूल्स। यहाँ भी अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है और मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई लोगों को मालूम नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट आता है या लिखा हुआ आता है स्टेम एजुकेशन, स्टेम फॉर गर्ल्स। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट के इसको इनकरेज किया जाए। और ये क्यों ज़रूरी है? अगर हम अपने कल्चर के से बात करें, जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है ना, इसमें बहुत बारीकी होती है, बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत पेंस टेकिंग है, बहुत सब्र का काम है, सब्र आजमा काम है।
तो इसमें ये होता है कि कई दफ़ा अभी आज जो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, हो सकता है ये अगली सदी में काम आए। इसी तरह मैं आपको बहुत सी मिसालें ऐसी दे सकती हूँ कि जो पिछली सदी में यानी 100 साल पहले जो चीज़ों पे रिसर्च की गई वो आज हम इस्तेमाल करें। इसमें से एक तो ये आपकी टीवी स्क्रीन है, LEDs, LCDs, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इस तरह की, जो कि ये सारी क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। फिर बहुत सी जो आपकी ड्रग्स हैं और जो जेनेटिक्स पे, DNA पे, वायरसेस पे, इवन जो आपकी अभी जो एंटीवायरल ड्रग है कोविड की, ये सारी वो रिसर्च है कि जो जिनको तकरीबन 50 से 100 साल पहले इस पे काम शुरू किया, क्या आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने किया और आज वो हमारे फ़ायदे में आ रही है। तो कई दफ़ा लोगों को लगता है कि ये साइंस में रिसर्च हो रही है, ये पता नहीं किस चीज़ के पीछे, ये बेकार है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़वातीन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम मर्दों की बात करें अपने कल्चर के हवाले से, तो उन पे ऊपर एक बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, जो एक फाइनेंशियल घरेलू जिम्मेदारी, जो एक माशी जिम्मेदारी है कि उनको घर के लिए दे आर द ब्रेड विनर्स, और एक फाइनेंशियल जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो उसमें फिर वो उनकी जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट या कैरियर या फील्ड होता है वो बड़ा फोकस्ड होता है एक ऐसी डायरेक्शन में जिसमें उनको वो पैसा कमा सकें, विच इज़ फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, और उनका जो कैरियर पाथ है वो भी उसी तरह उनको ऊपर की तरफ लेके जाए प्रोफेशनली। लेकिन ख़वातीन के चूँकि एक एप्टीट्यूड फ़र्क है, फोकस फ़र्क है, उनके लिए ये एक तो उन पे ये जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये कि उनको वो अपनी चॉइस से कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकती हैं, और ये कि उनको इतना कोई बहुत फास्ट पेस्ड कैरियर नहीं चाहिए होता है, वो अपनी आराम से रिसर्च कर सकती हैं, उसके ऊपर मतलब अपनी पेस पे काम कर सकती हैं। क्योंकि उनके लिए वो जो एक काम की या एक प्रोफेशनल रिवॉर्ड है वो ज़्यादा होता है अलॉन्ग साइड जो उनकी फैमिली लाइफ है, उनके बच्चे हैं, वो भी उनके लिए एक रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट है, लाइफ में फुलफिलिंग एस्पेक्ट है। तो उसके साथ ही ये एक चीज़ साथ साथ चलती रहती है और इसमें बहुत अच्छा काम भी कर सकती है। इस्लामाबाद से हरमीत हैं, वो शामिल गुफ्तगू होना चाह रहे हैं। हरमीत, क्या सवाल है, क्या पूछना चाह रहे हो? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त हम पूरी दुनिया में देखें तो 30% से कम खवातीन की जो तादाद है तहकीक के इस मैदान में है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, रूफ साहब ने भी बात की कि साइंसी मज़ामीन तो पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि खवातीन उसी तरह आगे नहीं आती। एक चीज़ अब कोविड के दौर में हमने देखा कि जाहिर बात है हमें फिर इंतज़ार था कोरोना की वैक्सीन का दीगर ममालिक की तरफ, लेकिन क्यों हम इतने साइंस, अगर हम खवातीन और मेल एंड फीमेल बोथ की बात करें तो कितना काम हमें करना होगा आगे और इस मैदान में आगे जाने के लिए, क्योंकि किस तरह कब तक हम औरों का इंतजार करेंगे? क्या कहेंगे इस पे आप? ठीक है जी बिल्कुल, आपने मैं इसी बात की तरफ आ रही थी कि एक चीज़ तो है ना जो हम, मेरा ख्याल है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इसमें ये रिसर्च की तरफ तो ख़वातीन हैं और मर्द भी हैं और बहुत सी अच्छी रिसर्च हो रही है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आप एक लैब रिसर्च एक चीज़ है, आप किसी हो सकता है बहुत से लैब्स में, यूनिवर्सिटी लैब्स में उनके पास उन्होंने कोविड का इलाज भी निकाल लिया हो, कोविड के लिए ड्रग्स भी डिज़ाइन कर ली हो, सारा कुछ कर लिया हो, वैक्सीन भी बना ली हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हो सकता है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर ये सब इस लेवल तक हो गया। लेकिन उस लैब रिसर्च को एक मास स्केल पे प्रोड्यूस करना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप होता है। इट्स अ लॉन्ग रूट कि किसी भी प्रोडक्ट को आप बना लेते हैं या कोई भी चीज़ आप कर लेते हैं, फिर उसको एक कमर्शियल प्रोडक्ट पे बनाना, उसको मास स्केल पे बनाना, उसको सर्टिफाई कराना, तो वो वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो हमारे मुल्क में मिसिंग है। और वो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी, वो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को वहाँ तक ले जाना जो है ना वो हम नहीं कर पा रहे।
और हमारी कुछ लैकिंग है। डॉक्टर सारा हमारे साथ इस पर गुफ्तगू कर रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा कि आप यहाँ आई, आपने वक्त निकाला। वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि वो भी इस मैदान में आएँ और कुछ काम करें तो ग्राउंड्स आर ओपन फॉर देम। आप आएँ, आप ज़रूर करें। डॉक्टर सारा ने भी ये कहा है कि बहुत स्कोप है आपके लिए भी। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक सिंगर मौजूद होंगे। वो कौन से हैं, कौन सा गाना आ रहा है, आपको बताएंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी, कुछ गाना भी होगा, मौसीकी का तड़का भी लगेगा। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं शुजात अली खान। शुजात से भी आपकी करवाएंगे बात, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 600 साल से शुजात का घराना मौसीकी के लिए काम कर रहा है, मौसीकी में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और उस्ताद सलामत अली खान साहब के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, पढ़ाते भी हैं मौसीकी के बारे में। तो चलें करते हैं सबसे पहले शुजात से बात। शुजात, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपको सुबह की मुबारकबाद। वो जो बात की ना आपने, ये शाम 84 घराना है इनका। अच्छा। बहुत बड़ा घराना है और सलामत अली खान और भी बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। अभी अगर नए लोगों में जानते हो तो शफकत अली खान, नॉट शफकत अमानत अली, शफकत अली खान, वो जो है वो भी इनके चचा लगते हैं। जी जी। और बड़ा उनका भी नाम है, दुनिया जहान में पहचान है, पाकिस्तान की आलमी शोहरत का हामिल खानदान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी से नहीं, 600 साल से मतलब ये इनका बड़ी खिदमत है। तो ये बताओ, उसी ट्रेडिशन को आगे लेके आप मॉडर्न में आके साथ में मिला के कर रहे हो। जो सलामत अली खान साहब हैं, वो तो कहते ना कि जैसे सलामत अली खान साहब की तालीम हासिल नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, बिल्कुल सर। तो आप अब मॉडर्न भी कर रहे हो सर। लेकिन वो जो मेरी ट्रेनिंग थी वो तो क्लासिकल थी। वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने, खैर वो तो इतना एक बड़ा एक समंदर है। क्लासिकल म्यूजिक है। वो तो एक, उसमें आप लाइक जब आप जंप करते हैं तो कोई वे आउट ही नहीं है। लेकिन ये कि ट्रेनिंग मैंने ली अपने दादाजी से, उस्ताद सलामत अली खान से। उसके बाद फिर मेरे वालिद मरहूम उस्ताद शराफत अली खान, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। फिर मेरे चचा उस्ताद शफकत अली खान से। तो सर अभी तक इसका अमल चल रहा है। लेकिन जो दुनिया आजकल जो सुनना चाहती है, जैसे पॉप म्यूजिक का ज्यादा रुझान है। लेकिन मैंने, हाँ जी, रैप म्यूजिक। लेकिन रैप हमारा वो जॉनरा नहीं है, यूथ का रुझान है, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट साइड है वो। मैंने कुछ ऐसी चीजें भी की हैं जिसमें क्लासिकल और रैप को भी मैंने मिक्स किया। कुछ अमेरिकन म्यूजिशियंस के साथ, कुछ इंग्लिश म्यूजिशियंस के साथ। तो एक्सपेरिमेंट सर मैं करता रहता हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक ही मेन हो और उसको इस तरह प्रेजेंट किया जाए जैसे दुनिया जैसे आजकल का म्यूजिक सुनना चाहती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये ना, नए सीखने वालों के लिए मेरे ख्याल में ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है क्लासिकल म्यूजिक में, तो आप मॉडर्न भी नहीं अच्छा गा सकेंगे, मॉडर्न परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये हमारे हमसाया मुल्क में तो खासतौर पर उसकी मिसाल, जब सारे गामा जिसमें आप भी गए थे, मतलब वो पार्टिसिपेट करके आए थे, जो लोग ऊपर आते हैं वो किसी भी तरीके से उन्होंने सीखा हो, वो जरूरी है कि सीखा हुआ हो। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज अ बेस। अगर आप ये, जब आपकी बेस स्ट्रांग है तो आप कुछ भी गा सकते हैं, रॉक, पॉप, फंक, जो भी म्यूजिक को आपने भी एक माह पहले आपका एक गाना रिलीज हुआ है। जी जी, दर्दवा, राइट? दर्दवा। तो चलो पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे भी सुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक दर्दवा। हाँ, और क्लासिकल को और मॉडर्न को मिक्स करके जिस तरह से मतलब वो किया है, तो बड़ा कमाल है। मतलब ये एक छोटा सा सवाल ऐसी मैं पूछ रहा हूँ कि जो क्लासिकल मतलब जानते हैं लोग, वो इसमें एक तस्वीर ये होती है ना कि एक आप पूरी शक्ल बना देते हैं, तस्वीर बना देते हैं, तो वो आवाज के जरिए, मतलब अगर दर्द की कैफियत है तो दर्द की कैफियत में क्या क्या कुछ हो सकता है। ये कमाल है मतलब उसका। यानी रऊफ साहब अभी आप एक दर्द की कैफियत में तो नहीं चले गए? नहीं, वो कहते हैं कि मैं एक दफा बात कर रहा था महाराज कथक से, तो मैंने कहा कि ये कौन गली गए हो शाम जो है, इसका कमाल सबसे बड़ा क्या हो सकता है? तो कह लगे इसका कमाल ये हो सकता है कि ये गली गाने वाले के अंदर भी बनी और सुनने वाले के अंदर भी बनी हो। क्या बात, ये वो पिक्चर है, वो तस्वीर है। बिल्कुल तस्वीर है। और सर की बात को बड़ी करूंगा मैं, क्योंकि ये जो राग और रागनियां भी हैं, इनके मूड्स भी हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं, इनकी सूरत है। और अगर आप जैसे दर्दवा पहाड़ी राग है, उसका तासुर उदासी का है, तो जैसे वो दिल में उतर जाना, दर्दवा ना जाना, और ऐसे खुशी के भी रागा हैं। तो क्यों राग के भी मूड होते हैं सर की मैं बात बड़ी कर रहा हूं। इतने सारे राग और म्यूजिक्स और सीन्स की बात हो रही है, तो क्यों ना हम शुजात से एक और गाना सुन लें, लाख जतन। जी सर, ये मैंने इसको, ये भी दादाजी की एक बंदिश है जिसको मैंने थोड़ा चेंज किया था, अपने अंदाज में। सहर अली बग्गा भाई ने इसका म्यूजिक बनाया था।
तो मैं तो आपकी इजाज़त से शुरू करता हूँ। लाख जतन कर हारी रे मैं तो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, माने ना पिया हमारी बात देखो, माने ना पिया हमारी बात देखो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, सोतन संग वो प्यार करत हैं, सोतन संग वो प्यार करत हैं, अब नहीं देखे हमारी तरफ रे, उसकी बात ही मानी सारी देखो, उसकी बात ही मानी सारी देखो, माने ना पिया हमारी बात देखो, माने ना पिया हमारी बात देखो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, कागा सब तन खयों और चुन चुन खायों मांस, दो नैना मत खायों, इन्हें पिया मिलन की लाख जतन कर हारी रे मैं तो। बहुत ही खूबसूरत, दर्द वैसे महसूस हुआ पूरा। ये जो गा रहे हैं ना, लाख जतन कर हारी, ये जैसे इन्होंने कहा, ये इनके दादा के जमाने से, मतलब वो जो बंदिश है और ये सारी वो है। ये कौन से राग में है सर? ये बेसिकली राग दुर्गा में है। दुर्गा में, और मैंने इसको थोड़ा मिश्र जैसे दूसरे रागों में भी मिक्स करके, थोड़ा पहाड़ी और दुर्गा को मिक्स करके मैंने पहाड़ी का टच तो लग रहा था। क्योंकि अगर आप राग का नाम लेते हैं तो फिर अगर आप राग से के जो सुर हैं उससे एक सुर बाहर लगाते हैं, इसका मतलब आप खराब गा रहे हैं। तो मैंने इसलिए इसको मिश्र बोल दिया, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ रागास, इसमें मैंने ये प्रेजेंट किया आपके सामने। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, आपने कितनी बरस की उम्र से शुरू किया था, और आम आदमी को अगर सीखना चाहे तो कब से शुरू कर देना चाहिए? सर मैं 7 साल की उम्र से सीख रहा हूँ, बल्कि 5 साल का था सर मैं जब से, क्योंकि मेरी जो आप कह सकते हैं लाइक अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी जो सोहबत में जिनकी मैं रहा हूँ, उस्ताद सलामत अली खान साहब दादा जी की, क्योंकि उनसे मुझे प्यार भी मिला। ही वॉज माई फादर, ही वॉज माई मदर, ही वॉज एवरीथिंग टू मी। अच्छा, उन्होंने मुझे सारा ये रागों, पहले तो डॉक्टर बनना चाहता था मैं, ये भी बड़ा मजे की बात है, और म्यूजिशियन बन गया। तो दादाजी ने मुझे बोला क्या बनना तुमने, तो आई वाज बड़ा यंग था, बच्चा था मैं, तो मैंने कहा मैंने डॉक्टर बनना, तो उन्होंने एक लगा दी मुझे। मैंने कुछ गलत कह दिया, उन्होंने कहा नहीं तुमने डॉक्टर नहीं बनना, तुमने गवैया बनना। अच्छा। सर वो दिन गया तो आज का दिन है, कभी डॉक्टर का ख्याल भी नहीं आया। अच्छा। पढ़ा भी नहीं गया मुझसे कि मैं डॉक्टरी कर पाऊंगा कि नहीं। सो ऑलरेडी उन्होंने मेरे जैसे जीन्स में डाल दिया। और अब आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं म्यूजिक के बारे में। मुझे ये बताएगा कि एक तो ये जो दरदवा लफ्ज है, मुझे बॉलीवुड की काफी मूवीज में इस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। करण कुमार इस किस्म के अल्फाज अक्सर इस्तेमाल करते थे। दरदवा आपने लिखा जो है, एक तो किससे मुतासर होकर, क्योंकि दर्द भी हम कर सकते थे इसको। एक और चीज जो क्लासिकल मौसीकार होता है, कितनी रिहर्सल उसको डेली करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। वैसे सर दरदवा की जो मैं बात करूंगा, ये बेसिकली ये पूर्वी जुबान का लफ्ज है। अच्छा। जैसे ठुमरी आपने सुना ही होगा, एक लफ्ज ठुमरी सेमी क्लासिकल की एक फॉर्म है, ये क्लासिकल म्यूजिक की। बिल्कुल जी। तो दरदवा इस पूर्वी जुबान का लफ्ज है, जैसे दर्द से दरदवा निकला है। तो और क्लासिकल की जो आपने बात की सर, ये तो लाइक आप 24/7 भी करें तो कम है, क्योंकि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब इतने बड़े गायक पूरी दुनिया में एक हैं वो अपने काम के। तो उन्होंने जब उनकी वक्त करीब आया दुनिया से जाने का, तो उन्होंने बोला कि जब सुर की समझ आई तो जिंदगी खत्म हो गई। इतने पहाड़ लगा के जिन्होंने म्यूजिक के, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो हम तो खैर आटे में नमक बराबर। उनका नाम तो बहुत बड़ा है और दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन अब ये है कि कुछ पॉप म्यूजिक की बात करें, अगर आपने कोई फास्ट ट्रैक या कोई पॉप म्यूजिक टाइप कुछ सॉन्ग क्रिएट किया है, तो हम क्यों ना आपसे वो भी सुन लें। जी आप लाइक वैसे वो जो गाने हैं उसके लिए तो म्यूजिक की बड़ी जरूरत होती है। आप कहते हैं तो मैं एक सूफी सुनाता हूँ। मुझे नुसरत फतेह अली खान साहब बड़े पसंद है, हमें भी बहुत उनकी एक चीज आपको मैं सुनाता हूँ, एक पंजाबी का आपकी नजर करता हूँ।
होर की मंगण मैं रब कोलों नित खैर मंगा तेरे दम दी बाद सजन लजपाल तेरे ते मैं को जियां केड़े कम दी पल पल मान सुख वे हजारां घड़ी ना कोई अलम दी बदर हमेशा मौला रखे दौलते ते नजर करम दी नित खैर मंगा ताली होनी चाहिए ये बात नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे पैरां च अखीर गुम मेरी तेरे पैरां च अखीर गुम मेरी दुआ कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। वहाँ बैठा ताली बजा रहा था ताली की आवाज यहाँ तक आ रही थी। हरमीत जी को भी मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, हमारे पंजाबी भाई हैं ये भी, इनको भी मेरा सलाम। हरमीत जो है ना वो हमेशा हमारी बात होती है उसे भंगड़ा डालना शुरू कर देना अगर वो सामने होता तो। क्यों हरमीत? सर पंजाबियों का तो यही है ना, जहाँ भी जाते हैं भंगड़ा तो डालते हैं। मैं खुद इतना डालता हूँ, अगर मेरा जब भंगड़े का मूड होनी चाहिए सर पकड़ने के लिए वैसे भी। अच्छा, तो अब ये आजकल सीख रहे हैं जो लोग ऑनलाइन, जी जी, तो इसमें ऑनलाइन ठीक हो जाता है? मतलब वैसे तो वो अभी मैं देख रहा था कि सारे गामा का जो लेटेस्ट शायद मेरे ख्याल में वॉइस ऑफ इंडिया का शायद वो जो लड़का जीता है, हाँ जी, तो वो उसने नुसरत फतेह अली खान साहब को फोन पे सुन, वो जूते पॉलिश करता था, सनी नाम था सनी, और जूते पॉलिश करते करते वो फोन पे सुनता था इंडियन आइडल में। जी, तो वो जीता मतलब उसमें बिल्कुल वो विन हुआ। तो इतना सीख सकता है आदमी। सर मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जैसे यूट्यूब का दौर है, और पहले तो उस्तादों के पास लोग जाते थे, उस्ताद बताते नहीं थे, या ऐसी मैंने भी ये चीज़ें सुनी हैं, लेकिन ऐसा कब मैंने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा, उनके पास जो भी सीखने हैं उन्होंने सिखाया है, और ऐसा अच्छा सिखाया जिसमें इतने इतने बड़े उनके शागिर्द हैं कि नाम भी बड़े बड़े नाम हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अल्लाह खुश रखे तुम्हें और अल्लाह तुम्हारे गाने को और पॉपुलैरिटी दे। बहुत शुक्रिया सर। अभी से ही मद्दाहों में मकबूल है। कल हम दोबारा हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम में, करेंगे मजीद टॉपिक्स पर बात। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सर्दियों में बार बार हाथ धोने से ड्राई